अस्सलाम वालेकुम। सेठी से सवाल के साथ मैं हूँ सैयदा आयशा नाज़, मेरे साथ मौजूद है नजम सेठी साहब। अस्सलाम वालेकुम। सेठ साहब, आज कुछ मामूल से हटकर। अच्छा। हाँ, वो यूँ कि हमारे शो में यूजुअली नो न्यूज़ इज़ अ गुड न्यूज़। अच्छा, इश्यूज डिस्कस हो रहे होते हैं। न्यूज़ ही न्यूज़ होती है। न्यूज़ ही न्यूज़ होती है, बट नो न्यूज़ इज़ अ गुड न्यूज़। अच्छा, ऑलवेज इश्यूज। चलो, इकोनॉमी के इश्यूज, हमारे पॉलिटिक्स के, या आर दे नॉन इश्यूज? नो, दे नॉट। अच्छा, देयर ऑल इश्यूज। देयर ऑल इश्यूज एंड मेजर इश्यूज। और हम हमेशा ये बात कर रहे होते हैं कि ये प्रॉब्लम हो गया और अब ये होगा और आने वाले दिनों में मज़ीद प्रॉब्लम्स हुए, हमेशा यही बातें। ब्रेन ड्रेन हम डिस्कस कर रहे होते हैं, फिर हमारे लोग जो यहाँ से जाकर स्लिप और स्किप हो जाते हैं, हम उनकी बातें कर रहे होते हैं, अपने पॉलिटिकल झगड़ों की बातें कर रहे होते हैं, हर तरफ मारा मारी, अफरा तफरी, बेचैनी, बेयकीनी। लेकिन 8 अगस्त 2024 का एक ऐसा दिन था जिस दिन एकदम ठंडी हवा चली, रात के 12 बजे जैसे ही सारे स्क्रीन्स पर नज़रें जमाए बैठे थे और एकदम ये खबर चली कि पाकिस्तान ने ओलंपिक्स में, पेरिस ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीत लिया है। और ये एजाज़ पाकिस्तान के नाम करवाया अरशद नदीम साहब ने। और उन्होंने एक अपने भारतीय दोस्त को शिकस्त दी, नीरज चोपड़ा, जिनकी वालदा ने बड़ा खैर मकदम किया और अपना ही बेटा अरशद नदीम को करार दिया है। तो ये एक बहुत बड़ी फतह थी जिस पर तबसरे शुरू हुए और जैसे पूरे मुल्क में एक अजीब सा रंग था, सभी चेहरे मुस्कुरा रहे थे और सब ने उसको दिल के साथ महसूस किया, क्योंकि क्रिकेट से उम्मीदें थी। तो वहाँ हम शिकस्त खा के आए, फिर सर्जरी की बातें की गई, वो कहीं डंप हो गई, लेकिन अरशद नदीम ने वो किया जो एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था। तो आपको कैसा महसूस हुआ जब आपको पता चला कि पाकिस्तान ने 40 साल के बाद गोल्ड मेडल जीता है, वो भी जेवलिन थ्रो में, यानी नेज़ाबाजी के मुकाबलों में? आयशा, बड़ी अच्छी खबर है, हमें अच्छी खबरों की ज़रूरत है। बड़ी इस मुल्क में मायूसी फैली हुई है हर तरफ से, और उसमें अगर कोई अच्छी खबर आए तो यकीनी तौर पे सेलिब्रेट करना चाहिए उसे। और अरशद ने झंडा लहराया है और ज़ाहिर है खुशी तो होगी सबको। इतनी मायूसी इस पे, सियासत से मायूसी हो, महंगाई से मायूसी हो, क्रिकेट से मायूसी हो, हॉकी से तो पहले ही मायूसी काफ़ी अरसे से चल रही है, एंड सो ऑन। तो ये आउट ऑफ द ब्लू जिसे कहते हैं ना, कि जैवलिन थ्रो, ये किसी ने सोचा भी नहीं था कि पाकिस्तान compete भी करेगा इस किस्म की स्पोर्ट के अंदर। इसमें तो ज़्यादातर जैवलिन्स और ये चीज़ें जो हैं यूरोपियंस हमेशा आगे रहे हैं। और सो अब ये अरशद नदीम की बात आनी शुरू हुई कि वो बड़ा अच्छी कारकर्दगी कर रहा है, तो काफ़ी लोग एकदम जैसे कहना जाग उठे कि यार ये कौन है, ये जेवलिन क्या होता है? नाम बड़ा खूबसूरत है, जेवलिन। अच्छा, तो अब अच्छा, बाय द वे पुराने ज़माने में ये ओलंपिक्स पता ना ग्रीस से निकली जी। तो ग्रीक के जो स्टैम्प्स होते थे, मैं जब बचपन में स्टैम्प कलेक्टर था। अच्छा। तो ग्रीस के जो स्टैम्प्स सबसे ज़्यादा खूबसूरत होते थे ये, और वो स्टैम्प्स के ऊपर ये एथलीट्स की तस्वीरें होती थी, जिसके अंदर डिस्क थ्रो, जैवलिन थ्रो, ये सारे हीरोज़ होते थे। अच्छा। और ग्रीक गॉड्स जो हैं, उनकी जो मिथोलॉजी है, उसके अंदर भी जो गॉड्स हैं, दे आर नेम्ड आफ्टर सम ऑफ दीज ग्रेट स्पोर्ट्स एंड सो ऑन। एंड तो स्पोर्ट्समैन को गॉड लाइक स्टेचर था ग्रीक मिथोलॉजी में, एंड इसीलिए ओलंपिक्स वहाँ से शुरू हुई, मैराथन वहाँ से शुरू हुआ, एंड सो ऑन। ग्रेट अप्रिसिएशन। अमेरिकन चीफ जस्टिस वॉरेन हेस्टिंग्स था मेरा नाम उसका, अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट का। तो उसने कहा कि जब मैं अखबार खोलता हूँ तो मैं फ्रंट पेज नहीं देखता, मैं बैक पेज देखता हूँ, या मैं स्पोर्ट्स पेज देखता हूँ, क्योंकि वहाँ इंसान की कामयाबी की राज होती है, वहाँ रिजल्ट्स होते हैं सक्सेस के, अकम्पलिशमेंट्स के, अचीवमेंट्स के। हमेशा कहता है मुझे बड़ी खुशी होती है। बाकी अखबार में देखता हूँ तो वहाँ रोना धोना, मार कुटाई, तो उससे कोई बड़ी मायूसी होती है। तो मैं मायूस नहीं रहना चाहता, तो मैं हमेशा स्पोर्ट्स के रिजल्ट्स देखता हूँ, बिकॉज वहाँ विनर्स होते हैं, अचीवमेंट होती है, रिकॉर्ड्स टूटते हैं, एंड सो ऑन। तो स्पोर्ट एंजॉयज अ वेरी इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट ऑफ नेशनल कल्चर। अच्छा, अब यहाँ से अब आगे बढ़ें कि हमारे यहाँ क्या हुआ है। अब वो मेरा ख्याल है डिस्कस करने की बारी आएगी, मगर वो भी हम डिस्कस करते हैं। मगर इस वक्त सिर्फ यही कहना है कि बड़ी खुशी हुई है कि अरशद ने हमारी मायूसी दूर की है, कुछ अरसे के लिए, कुछ लम्हे के लिए हम भी कुछ सेलिब्रेट कर सकते हैं, हम भी नाच सकते हैं, हम भी गा सकते हैं। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि जिस शख्स को इन्होंने हराया है
वर्ल्ड चैंपियन इंडियन नीरज चोपड़ा, उसका भी बड़ी अच्छी ख्वाहिश है और दुआएं थी इसके लिए, और अच्छे दोस्त हैं, बहुत दोस्त भी हैं और कंपेटिटर्स भी हैं। और उधर से उनकी वालदा ने भी अरशद के बारे में बड़ी अच्छी बातें की। उन्होंने कहा कि बड़ी खुशी हुई है, वो भी मेरा ही पुत्र है, मेरा पुत्र है। तो मतलब है कि ये देखें कितनी अच्छी बातें हैं। यही बातें होती हैं जो कि दिलों को लगती हैं, अवामों को इकट्ठा करती हैं, और ये सियासतदानों की नफरत अंगेज़ और सियासत जो है उसको रिड्यूस करती है, डिमिनिश करती है। तो मैं समझता हूँ इट्स अ ग्रेट डे फॉर साउथ एशियन स्पोर्ट्स। मैं एक इंडियन चैनल देख रहा था, वो इतनी तारीफ़ें कर रहे थे, इतनी तारीफ़ें कर रहे थे अरशद की कि मैं हैरान हो गया। बॉडी लैंग्वेज ब्रिलियंट थी। हाँ, मैं शॉक्ड कि यार इंडियन एंकर्स जो हैं वो इंस्टेड ऑफ सेइंग कि चोरी हुई, चीटिंग हुई, हमारे बंदे को मौका नहीं मिला, ये हो गया वो हो गया, नो, वो तो इसको एज अ साउथ एशियन विक्ट्री, वो तो उन्होंने इसको पाकिस्तान से बाहर निकाल के और उसको भी अपना लिया है कि ये तो साउथ एशिया की विक्ट्री है। तो मैं समझता हूँ कि दिस इज़ अ ग्रेट डे एंड वी आर वेरी प्राउड ऑफ अरशद। सिर्फ जाते जाते ये कहना ज़रूरी है कि अरशद को मिनिमल असिस्टेंस ट्रेनिंग पाकिस्तान की रियासत या पाकिस्तान के हुकूमती इदारों ने दी। इसमें कोई शक नहीं है कि जब शहबाज शरीफ साहब चीफ मिनिस्टर से पंजाब के, तो उन्होंने कोई यूथ फेस्टिवल वगैरह किया जी 2012 में। हाँ 2012, तो तब ये इंट्रोड्यूस हुए तो ये फिर इसने मौका लिया और उसमें इंट्रोड्यूस हुए। और आज शहबाज साहब सेलिब्रेट कर रहे हैं कि जनाब बड़ी विजन थी उनकी कि यूथ फेस्टिवल करवाया। बहरहाल अब ठीक है, अब क्या हम कहें, इस वक्त पॉजिटिव बातें होनी चाहिए। बिल्कुल। और जो भी इसकी क्रेडिट लेना चाहता है उसको लेने दें। लोग इसकी बहुत क्रेडिट जो है वो अरशद को अरशद नदीम और उनके कोच को, क्योंकि अभी कहते हैं कि अभी हाल ही में उनके पास 80,000 रुपया नहीं था कि वो जाके जेवलिन खरीदें अपनी ट्रेनिंग के लिए, ये भी कहा जाता है। और आज जो करोड़ों की बहार आई है, सब मरियम नवाज शरीफ ने भी 10 करोड़ और लोगों ने भी करोड़ों रुपए, कामरान तिसोरी साहब ने भी, सिंध गवर्नमेंट ने भी इनाम का ऐलान और आप देखिएगा कि अभी आर्मी चीफ भी देगा और प्राइम मिनिस्टर भी देगा, और वजीर दाखिला नहीं, चेयरमैन पीसीबी नहीं, वो भी दे देंगे। आप बड़ी शरारतें करती हैं उनके खिलाफ, मत बोला करें ऐसे। अच्छा, आप मेरे तलकात खराब करने पे तुली हैं, ना करें। नहीं, बिल्कुल इसमें कोई ऐसा इरादा नहीं। आप देखिए, ये खुद बताते हैं अरशद नदीम साहब कि उन्हें पहले क्रिकेट से लगाव था, तो ताल्लुक तो बनता है ना पीसीबी के साथ भी। अच्छा, हाँ, नहीं, मगर पीसीबी के पास बड़ा पैसा है, सारा पैसा आजकल खर्च हो रहा है, तो यहाँ भी वो दे देंगे, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा। और देना भी चाहिए। ठीक है, बिल्कुल, जाहिर है ये जीत सबकी मगर बात ये है कि ये जो होता है ना कि जब कोई जीत जाए तो उसको 4 पैसे दे देते हैं, उसके बाद भूल जाते हैं। वो जो सारी स्पोर्ट है या गेम है, उसकी ट्रेनिंग, उसकी फैसिलिटीज़, उसके लिए बजट्स, उसके लिए वो भूल जाती है हुकूमत। जो भी हुकूमत होती है वो भूल जाती है। पर जब ऐसे होता है तो सब खड़े हो जाते हैं अपनाने के लिए और 4 पैसे देने के लिए, उसके बाद फिर भूल जाते हैं। लेकिन सेठी साहब, जितना बाकी खेल नज़रअंदाज होते हैं, क्रिकेट उतना नज़रअंदाज नहीं होता। क्रिकेट में पहले भी बहुत पैसा लगाया जाता है, लेकिन हम जो आखिरी मेडल लाए थे वो हॉकी में लाए थे, लेकिन हॉकी का जो हाल हुआ है और बाकी खेलों का जो हुआ है वो क्रिकेट जैसा नहीं है। क्रिकेट में सर्जरी की भी उम्मीद हम लगा के बैठे थे, वो सर्जरी कहीं डंप हो चुकी है। मैं चाहूँगी कि अब इसकी दूसरी साइड पे भी आएँ। इसमें माओ के हवाले से तो कहा जा रहा है कि अगर गोल्ड मेडल इस बच्चे ने जीता है तो माओ ने डायमंड मेडल जीता है। दोनों तरफ की माओ ने जिस तरह से सबको यकजा किया, पंजाब चढ़दा पंजाब तो लहंदा पंजाब, तो एक खुशी तो हर जगह सेलिब्रेट की जा रही है। लेकिन हमारे पॉलिटिशियंस के पास इसका एक और एंगल है। ख्वाजा आसिफ और राना सनाउल्लाह साहब किस तरफ एम्प्लॉय कर रहे हैं, मैं चाहूँगी उन्हीं की ज़ुबानी सुने, फिर मुझे उस पर आपका तबसरा दरकार होगा। जी, अरशद नदीम ने अपनी कौम का सर बुलंद किया और 3 दहाइयों के वक़्फ़े के बाद जो है पाकिस्तान को जो है ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल मिला। हमारी तमाम स्पोर्ट्स की जो ऑर्गेनाइजेशन हैं, जिसमें ओलंपिक्स की भी तंजीम है पाकिस्तान की, बशमूल उसमें जो शख्स बैठ जाता है फिर बैठ जाता है। आप फुटबॉल ले लें, आप हॉकी ले लें, हम सियासतदान जो यहाँ पे हाउस में बैठे हैं इतनी सियासत नहीं करते जितनी ये स्पोर्ट्स एसोसिएशन वाले सियासत करते हैं। मेरा ख्याल है कि ये हुकूमत का नहीं, इस ऐवान का भी फ़र्ज़ है कि कम से कम हमारी स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो सियासत से पाक हों। पीसीबी समेत फेडरेशंस हैं, हर जगह पे कोई ना कोई काबिज़ है, और ऐसे लोग काबिज़ हैं, उनमें से अक्सरियत जो है वो रिटायर्ड लोगों की है। वो वहाँ पे सिर्फ इसलिए बैठे हैं कि वहाँ पे जो मुराद हैं, जो फैसिलिटीज़ हैं, वो उनको हासिल कर सकें। इसके अलावा वहाँ पे उनका और कोई काम नहीं।
जुलाई का ये राणा साहब का बयान था और ख्वाजा आसिफ साहब का बयान तो ताज़ा है बिल्कुल। एक ने सिंगल आउट कर दिया पीसीबी को और एक ने इंक्लूड किया है। अच्छा, फिर तुम दाना डालने की कोशिश कर रही हो। मैं देख रहा हूँ, मुझे ना समझ नहीं आई असल में कि ये मतलब फ़र्क क्यों है दोनों वज़रा की राय में। अच्छा, इसकी तरफ तो मैं अभी नहीं जाऊँगा। मैं पहले दूसरी बात पे तबसरा करता हूँ। वो ये है कि सियासत है ना हर जगह, सिर्फ सियासत स्पोर्ट्स में नहीं है, सियासत में भी है। और ये स्पोर्ट्स के जो एडमिनिस्ट्रेटर्स लगाए जाते हैं ये सियासतदान लगाते हैं। तो ये कैसे कहा जाए कि जी ये इसमें सियासत वालों का या गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है। बात यह है कि सारी अपॉइंटमेंट्स गवर्नमेंट करती है, जो भी उस वक्त की हुकूमत हो वो अपने क्रोनीस को लगाती है, दोस्तों को लगाती है, एंड सो ऑन। अब उनमें से एक आध कामयाब हो जाते हैं, बाकी लोग नहीं कामयाब होते। तो ये अनफॉर्चुनेट है कि हमने कभी भी स्पोर्ट्स की तरफ तवज्जो नहीं दी। क्रिकेट भी, मैं आपको बताऊं, बहुत कुछ मैं कह सकता हूं क्रिकेट के बारे में, कि जब हमने इंग्लैंड को डिफीट किया था फॉर द फर्स्ट टाइम इन द अर्ली 1950s, तो उस वक्त तो बिल्कुल एमेचर्स थे, प्रोफेशनल्स तो थे ही नहीं। अच्छा। प्रोफेशनल क्रिकेट तो बहुत लेट आई है पाकिस्तान में, कैरी पैकर के बाद आके प्रोफेशनल क्रिकेट आई है। उससे पहले तो क्रिकेटर्स गरीब लोग थे और पीसीबी के पास पैसे ही नहीं होते थे। वो तो आईसीसी से जो 4 पैसे मिल जाते थे उसी के साथ पीसीबी चलता था। अच्छा। तो और गवर्नमेंट कोई ग्रांट नहीं देती पीसीबी को, कुछ भी नहीं देती। सारा पैसा पीसीबी खुद इकट्ठा करता जनरेट करता था और वो भी सारा आईसीसी से। तो कोई उनकी लोकल सोर्स भी नहीं थी रेवेन्यू की। अच्छा। इसी तरीके के साथ बाकी ऑर्गेनाइजेशंस, अब ये जो ओलंपिक्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये तो गवर्नमेंट का इसमें कोई रोल ही नहीं है। गवर्नमेंट की बड़ी कोशिश है कि किसी तरीके के साथ इसमें रोल अदा किया जाए, मगर ओलंपिक कमेटी जो है वो नॉमिनेट करती है लोकल ओलंपिक ऑर्गेनाइजेशंस को। तो अगर वहाँ कोई जनरल रिटायर्ड बैठा हुआ है 20 साल से, तो उसको गवर्नमेंट ने तो बड़ी कोशिश की है, हर गवर्नमेंट आती है उसको निकालने की, वो निकाल नहीं सकते, बिकॉज वो जो ओलंपिक्स कमेटी है वो कहती है नहीं हमारा अपॉइंटी है, और वो यहाँ इलेक्शंस रिग कर के बैठ जाते हैं। और दिस इज़ द प्रॉब्लम। सिमिलरली स्पोर्ट्स जो है ये हवाले कर दी गई है टू इंटर प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन कमेटी, बैन सूबाई राब्ता कमेटी। हाँ, तो उनके यहाँ तो बिल्कुल वो तो एक नॉन एंटिटी कमेटी है। वहाँ वो सेक्रेटरी लगाया जाता है जो रिटायरमेंट से 6 महीने पहले, जो जिसकी छुट्टी हो रही होती है, ये खुडे लाइन लगाता है, उसको वहाँ लगा देते हैं, बिकॉज इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। फिर और क्रोनीज को बनाया जाता है फंक्शनरीज। दिस इज़ वाई द ब्यूरोक्रेसी इज़ रनिंग स्पोर्ट्स इन दिस कंट्री। प्राइवेट सेक्टर आज अगर स्पोर्ट्स चलाए तो इट वुड बी ए ग्रेट सक्सेस, बट नो, गवर्नमेंट का कंप्लीट कंट्रोल है। इसके ऊपर बड़ी लंबी बात हो सकती है। गवर्नमेंट ये गवर्नमेंट नहीं, हर गवर्नमेंट जो आई है, दे आर ऑल रिस्पॉन्सिबल कि ये जो मैस है ऑफ स्पोर्ट्स। हॉकी भी उस ज़माने में जबकि हॉकी की सारी ट्रेनिंग ही फ़ौज करती थी, हमारी टीम ही सारी फ़ौज बनाती थी। पता नहीं आप लोगों को, मगर इट्स ट्रू। हमें तो पता क्रिकेट में आप ट्रेनिंग करते हैं। क्रिकेट में फ़ौज का इतना रोल नहीं था। अच्छा। मगर हॉकी में पाकिस्तान की फ़ौज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। दे वर द मेन ट्रेनर्स ऑफ हॉकी प्लेयर्स एंड एवरीथिंग एल्स। बड़ी फ़ौज ने बड़ी सपोर्ट किया हॉकी को, इसीलिए। मगर फिर ये भी हुआ क्योंकि ब्यूरोक्रेसी है वो फ़ौज भी, तो वहाँ भी जो इनोवेशंस जो थे जो वो फिर नहीं आए। अच्छा। आपने आखिरी गोल्ड मेडल मेरा ख्याल है 1984 में जीता, मेक्सिको में, लॉस एंजलिस में जी। एंड आपने 3 गोल्ड मेडल्स हॉकी में जीते जी। उसके बाद 40 साल हो गए, ख्वाजा साहब कहते हैं 3 दिहाइयाँ नहीं 4 दिहाइयाँ से हमने कोई गोल्ड मेडल नहीं जीता था। तो अब जाके हमने जीता और अब हॉकी में हम फारग हो गए। मेरा ख्याल है आखिरी मेडल जो हमने जीता था 92 बार्सिलोना में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। तो ये हमारे हॉकी का हाल है। स्क्वाश भी नंबर 1, कोई सपोर्ट नहीं मिली फ्रॉम गवर्नमेंट और फ्रॉम एनीथिंग एल्स। पूरी फैमिलीज जो थी जो स्क्वाश खेल रही थी, जहाँ खुद थे वो बेचारे वाइप आउट हो गए, द खान्स ऑफ केपी। एंड इसी तरीके के साथ हॉकी फारग होगी। फुटबॉल नेवर टुक ऑफ कोई सपोर्ट नहीं। हर जगह पे स्पोर्ट को सपोर्ट मिलती है रियासत से, बिकॉज जैसे मैंने शुरू किया आज का प्रोग्राम कि स्पोर्ट जो तालीम का जो हिस्सा है उसको स्पोर्ट्स को समझा जाता है कि ये तालीम का हिस्सा है, और एजुकेशन को जब रियासत प्रमोट करती है तो स्पोर्ट को करती है। अब क्रिकेट का हाल ये है कि एक ज़माने में जब हम स्कूल में थे तो क्रिकेट स्कूलों में होती थी, टूर्नामेंट्स होते थे। अच्छा। ठीक है। और अब स्कूल्स जो हैं वो
ग्राउंडें ख़त्म होनी शुरू हो गई हैं स्कूलों के पास, सिवाय 2-3 बड़े स्कूल हैं जिनकी यहाँ ग्राउंडें होंगी, बिल्कुल, बाकी स्कूल्स में ग्राउंड्स ही नहीं है। वो जो ग्राउंड्स होती थी वहाँ उन्होंने बिल्डिंग्स बना दी हैं, बिकॉज बिजनेस इतनी बड़ी बढ़ गई है कि अब फीसें बढ़ा दी हैं, कारोबार बन गया है स्कूलिंग एंड सो ऑन। तो अनफॉर्चुनेटली स्कूल्स में क्रिकेट होनी भी ख़त्म हो गई है। इसीलिए अगर आप इंडिया और पाकिस्तान के क्रिकेटर्स की मैं बात कर रहा हूँ, या हॉकी प्लेयर्स भी आप ले लें जी, उनके जो स्पोर्ट्समैन हैं वो हर एट पार पाकिस्तानी स्पोर्ट्समैन से दुगना या तिगना ज़्यादा तालीम याफ्ता है। हमारे यहाँ इस वक्त जो क्रिकेटर्स हैं या जो फुटबॉलर्स हैं, दे आर ऑल फ्राम द स्ट्रीट्स, सेल्फ मेड, कोई फैसिलिटीज़ नहीं जी। जाते जाते मैं सिर्फ ये कह दूँ कि जब मैं नया चेयरमैन बना पीसीबी का अबाउट 10 years ago, तो उस वक्त सबसे पहले मुझे ये पता चला कि जो हमारी अंडर 16 की जो टीम्स हैं उनके पास किट्स भी नहीं है। अच्छा। और वो भी पीसीबी एक्सपेक्ट करता है कि आप अपनी जूतियाँ लेके आएंगे, आप अपने कपड़े पहनेंगे एंड सो ऑन। तो पता लगा कि जो लड़के आके खेलते हैं 13 साल के 14 साल के टूर्नामेंट्स के अंदर, या जिनको टेस्ट के लिए बुलाया जाता है, कईयों के पास जूतियाँ नहीं होती, अच्छा, किट नहीं होती। तो फिर मैंने ये हुक्म दिया कि उनको भी सब्सिडाइज़ करें, जो भी खेलने आएगा किसी टूर्नामेंट के अंदर उसकी पूरी किट उनको मिलनी चाहिए, उसके अलावा कोई ऑनरेरियम मिलना चाहिए, बिकॉज ये बच्चे सड़कों पे रुल सकते हैं, ये बेचारे नौकरियां नहीं है, इनके पास तालीम भी नहीं है, ये बेगर्स बन जाएंगे। तो इनको अगर आपने इधर स्टार्स बनाना है, क्योंकि टैलेंट इतना है इनके, तो इनको स्टाइपेंड भी मिलना चाहिए, मंथली मिलनी चाहिए कुछ एंड सो ऑन। मगर बड़ी अफसोस की बात है कि बड़ी नेगलेक्ट है स्पोर्ट्स। हम स्पोर्ट्स को समझते नहीं है कि ये तालीम का हिस्सा है जी, इसलिए हमने इतनी नेगलेक्ट की है। इसीलिए दुनिया जो है कितना, आप देखिए ना, इंडिया के अंदर एशिया गेम्स उन्होंने करवाई, अरबों खरबों रुपए लगाए टू होल्ड द एशिया गेम्स, टू शो द वर्ल्ड दैट यू नो वी आर एन एजुकेटेड कल्चर्ड कंट्री। एंड हमारे यहाँ क्रिकेट को वापस लाना वाज अ हरक्यूलियन टास्क। माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब करना आसान था, क्रिकेट को वापस लाना आफ्टर टेररिज्म कितने साल के बाद कितना मुश्किल था। वो किसी दिन मैं लिखूंगा किताब के, हर बंदा कहता था मत लाए एंड सो ऑन। तो अब बात यह है कि हमने तवज्जो नहीं दी, और अब जाके जब ये गोल्ड मेडल मिला है तो अब थोड़ी सी शोर शराबा। मगर मैं आपको बताऊं ये होगा क्या, ये कुछ पैसे दे के, इनामों के नाम दे के बात खत्म, बाब खत्म। उसके बाद हमें ये कहा जाएगा पंजाब गवर्नमेंट ने कोई बना दिया है कुछ छोटा मोटा एकेडमी बना दी है, नाम पे बना दी, ये कर दिया। आपको पता है पंजाब गवर्नमेंट के पास 3-4 बड़ी एकेडमीज थी, करोड़ों रुपए लगाए, अरबों रुपए लगाए एकेडमीज बनाने में, वो खाली पड़ी थी। अच्छा, जब मैं चेयरमैन था तो मुझे आए पंजाब गवर्नमेंट ने आके मुझे कहा कि ये हमने ये एकेडमीज बनाई हैं, हमसे तो चलती नहीं है, ना हमें पता है, हमने बना तो दी हैं, बजट बनाना था स्पोर्ट्स के लिए तो बना दिया, मगर आप पीसीबी ये ले ले और आप चलाएं इनको। अच्छा, तो ये इस किस्म की सिचुएशन है। ब्यूरोक्रेसी स्पोर्ट्स को नहीं चला सकती। ये स्पोर्ट्स को चलाने वाले विजनरीज होने चाहिए या प्राइवेट सेक्टर से होने चाहिए। Sport is now a business. Sport is a business. Revenue and generation. It's part of education. इन दोनों को कंबाइन करना ब्यूरोक्रेसी नहीं कर सकती, जनरल्स नहीं कर सकते। They are not trained to do this. Okay. Then तो ये गवर्नमेंट का काम है, करिकुलर और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज इनको कंबाइन करना, कंपल्सरी करना, ग्राउंड्स मुहैया करनी, फंडिंग देनी, ये सारी चीजें इज पार्ट ऑफ द जॉब ऑफ द गवर्नमेंट। चले, मगर गवर्नमेंट इस हद तक, इससे ये कि अपॉइंटमेंट्स भी करनी शुरू कर दे अपने चहेतों को और अपने सिफारशियों को, दैट इज रॉन्ग। वहाँ इट शुड बी मेरिट एंड प्रोफेशनलिज्म, ठीक, मगर फैसिलिटीज शुड बी प्रोवाइडेड बाय द स्टेट और बाय द गवर्नमेंट। चलें ठीक है, फिलहाल इस कामयाबी पर मुबारकबाद देते हैं आपको कि उन्होंने अपने इलाके को और पूरे मुल्क को ऐसी खुशी दी जिसको कुछ अर्सा तक तो सेलिब्रेट करके बाकी गम भुलाए जा सकते हैं। तो बाकी खेलों का क्या हाल किस वजह से है ये आपने जाना। हम वापस आते हैं ब्रेक के बाद। शो में साथ देने का शुक्रिया। हमने बरतानिया की भी बात करनी है और बांग्लादेश की भी, लेकिन चाहते हैं कि लोकल इश्यूज़ ज़रा निपटा लें जल्दी से और अपने पॉलिटिक्स में यंग टैलेंट की बात कर लें। वो है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब। कुछ अरसे से खामोश थे, बड़े हम कंसर्न थे कि कहाँ गए। बड़ी ज़रूरत है इस वक्त हुकूमत को उनके साथ की, उनके बयानात की, तो उन्होंने तोड़ी खामोशी और बड़े ज़बरदस्त तरीके से तोड़ी। उन्होंने अरशद नदीम को तो अप्रीशिएट किया और कुछ अच्छे मुतालबात भी किए। उन्होंने कहा कि टैलेंट तलाश करने के लिए फ़ंड्स मुख्तस किए जाएँ और ये तय करेंगे हम कि अगले ओलंपिक्स में पाकिस्तान का हर
सूबा एक मेडल जीते, जो कि एक अच्छी खुशाइन बात है। उन्होंने लियारी में जो फुटबॉलर्स हैं उनके बारे में भी बताया कि फुटबॉल जो कप है वो जीतने की भरपूर सलाहियत रखते हैं, इस पे काम होना चाहिए। लेकिन जिस बात की बहुत गूंज है वो ये कि उन्होंने रखा अदलिया को निशाने पर और ताक के उन्होंने बातें की। उन्होंने कहा कि एक इदारा इस इदारे में यानी पार्लियामेंट में बार बार मुदाखलत करता है। पाकिस्तान की सियासत में चाय की प्याली में तूफ़ान को एक आइनी बहरान में तब्दील किया जा रहा है और इस बहरान का ज़िम्मेदार ना मैं हूँ, ना वज़ीर आज़म और ना ऐवान में बैठा हुआ कोई शख्स। ये बहरान बाय द जुडिशरी है एंड फॉर द जुडिशरी है, अदलिया की तरफ से और अदलिया के लिए है। सिर साहब, ये क्या हम मखसूस नशिस्तों का जो फ़ैसला है अदलिया का, उसके तनाजुर में ये दबाव समझे पार्लियामेंट की तरफ से कि एका शो किया जा रहा है? नहीं, दबाव तो अब होगा ना पार्लियामेंट की तरफ से, वो तो डेफिनेट है और सब बोलेंगे। और ये तो आपको पता है, मैंने कुछ प्रोग्राम पहले ये कहा था कि पार्लियामेंट के अंदर अब जुडिशरी के खिलाफ बातें शुरू हो जाएंगी और वो होगा। उस पार्लियामेंट के अंदर जो खड़े होकर आप कहेंगे जुडिशरी उसको कंटेम्प्ट में नहीं ला सकती, तो पार्लियामेंट तो अब चैलेंज करेगी जुडिशरी को। अच्छा। पार्लियामेंट कहेगी कि हम कानून बनाएंगे, आप उस कानून को इंटरप्रेट कर सकते हैं मगर आप बना नहीं सकते। और इस वक्त जो इल्ज़ाम सुप्रीम कोर्ट पे लग रहा है इस बेंचेस के ऊपर कि आपने अब कानून बनाने शुरू कर दिए हैं, कानून कुछ कहता है और आप उसको ट्विस्ट करके कहीं और ले जाते हैं, और इसलिए फिर हमें फिर से कानून साजी करनी पड़ती है। तो ये अब क्लैश आ रहा है बिटवीन पार्लियामेंट एंड जुडिशरी जी। और बाहर बहुत कम लोग बात करेंगे, पार्लियामेंट के अंदर ठीक ठाक लड़ाई झगड़े करेंगे जुडिशरी के साथ। अब बात यह है कि ये एक तासुर तो है ना, ये तो सभी मानते हैं कि इस वक्त जुडिशरी जो है उसकी है टुवर्ड्स इमरान खान एंड पीटीआई, और उसकी वजह यही बताई जाती है क्योंकि वो पॉपुलर पार्टी है, तो पॉपुलर पार्टी के साथ खड़ा होना चाहते हैं। ये कोई हैरानकुन बात नहीं है। तारीख में जुडिशरी उसी तरफ जाती है जहां आवाम हो लॉन्ग टर्म। अगर वो पॉपुलर किस्म की कोई चीज़ हो तो जुडिशरी फिर उनके खिलाफ नहीं जाती। अच्छा। तो यहाँ भी उसी किस्म की सूरत है। अगर इमरान खान इतना पॉपुलर ना होता तो ये जुडिशरी उसके साथ ना खड़ी होती। ये जुडिशरी आज तक पहले उसके साथ इसलिए नहीं खड़ी थी क्योंकि उसकी पॉपुलैरिटी डेमोन्स्ट्रेट नहीं हुई थी, दिखाई नहीं गई थी। और आज के जो ज़माने में जो बातें हो रही हैं, क्योंकि ये पिछली इलेक्शन के ऊपर बहुत दाग है और उसकी लिजिटिमेसी डाउट की जा रही है, तो इसलिए जुडिशरी अब दूसरी तरफ खड़ा होना चाहती है। अब ये लड़ाई झगड़े तो होंगे क्योंकि अब जुडिशरी में भी पॉलिटिक्स आ गई है और यहाँ भी पॉलिटिक्स चल रही है। और क्योंकि पाकिस्तान एक बड़े नाजुक मोड़ पे है। अच्छा। कि अगर खान साहब वापस आ जाते हैं तो क्या होगा, और अगर खान साहब जेल में रहते हैं और पार्टी को बैन कर दिया जाता है, एक पॉपुलर पार्टी को, तो क्या होगा। तो ये सवालों के जवाब अभी किसी ने दिए नहीं। अच्छा। ना ही देना इतना आसान है, मगर ये ज़रूर है कि इस वक्त एक बड़ा क्राइसिस का मोमेंट है और सारी जो नज़रें हैं वो जुडिशरी पे हैं, मगर जुडिशरी जो इस वक्त है वो खान साहब के साथ खड़ी है और इस्टेब्लिशमेंट जो है वो गवर्नमेंट के साथ खड़ी है। तो मैं ये कब से कह रहा हूँ कि ये क्लैश आएगा और ये बड़ा ख़तरनाक क्लैश होगा। ठीक है। और अगर इमरान खान पीछे नहीं हटता तो इस्टेब्लिशमेंट भी पीछे नहीं हट रही। अब अगर जुडिशरी पीछे नहीं हटेगी तो पार्लियामेंट भी पीछे नहीं हटेगी। फिर ये फैसला होगा कि पार्लियामेंट सुप्रीम है या सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है। और आखिर में क्या होगा, आखिर में ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले हैं वो नहीं माने जाएंगे। अच्छा। और सुप्रीम कोर्ट को एहसास है इस बात का कि अगर हमने तकड़ा स्टैंड ना लिया तो हमारे फैसले भी जो अभी किए हैं, जो आगे हमने करने हैं, वो ये ना हो कि इस्टेब्लिशमेंट और पार्लियामेंट और एग्जीक्यूटिव उनको रद्द कर दें। ओके। या ये नहीं कि ओपनली कहे हम नहीं मानते, मगर ये है कि कोई कानून बनाने शुरू कर दें, रुकावटें क्रिएट करनी शुरू कर दें, डिलेज क्रिएट करनी शुरू कर दें। ठीक। तो मैं समझता हूँ ये अब बात शुरू हो जाएगी और मुझे लड़ाई के इम्कान नज़र आने शुरू हो गए हैं। अभी हाल ही में दो जजमेंट्स आई हैं, एक चीफ जस्टिस साहब ने की है और एक मंसूर अली शाह साहब ने की है। आपको तो पता ही होगा, दो जजमेंट्स हैं। एक जजमेंट है वो जो मरगला हिल्स में रेस्टोरेंट है, मनाल रेस्टोरेंट के उसके बारे में, और एक जजमेंट जो है वो इन्हीं चीज़ों के बारे में जो अदलिया के जो फैसले हैं वो क्या है। अभी मंसूर अली शाह साहब ने भी एक केस के अंदर काफ़ी खटकाया गवर्नमेंट को, और
कि आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते अदलिया के फैसलों को, आप बाज आ जाएं जी। आप मेरा फैसला जो है उनको डिले कर रहे हैं जी। उधर चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि हमने कहा था कि सारी वो इन्वायरमेंटल एजेंसी की वजह से वो सारे रेस्टोरेंट्स बंद हो जाएं। हाई कोर्ट ने कहा था, फिर सुप्रीम कोर्ट ने ना कर दी, अब फिर इन्होंने कह दिया कि वो ख़त्म कर दिए। वहाँ अब लड़ाई झगड़े शुरू हो गए हैं कि फ़ौज की ज़मीन है या सीडी की ज़मीन है। तो अब बात यह है कि उन्होंने भी ये कहा है कि हमारे फैसले इम्प्लीमेंट किए जाएं, क्यों डिलेज की जा रही हैं। और इसी तरीके के साथ मंसूर अली शाह ने भी बड़ी स्ट्रॉन्ग जजमेंट दी है केस के अंदर कि मेरे फैसले जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे, करना पड़ेगा। तो अब ये सारा इसलिए ये जो जजेस कर रहे हैं उन्हें डर है कि अब वो जो मेन फैसला है रिजर्व सीट्स का, उसके ऊपर उनके फैसले जो है वो डिले हो रहे हैं, वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे। एक तरफ इलेक्शन कमीशन जो है वो गड़बड़ कर रही है, वो नहीं मान रही, कभी इधर जाती है कभी इधर जाती है, कभी एक पिटिशन कर देती है कभी ये कर देती है। उधर पार्लियामेंट नए कानून बनाने शुरू कर दिए जिसका रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, आज तक ये जो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट वाली लेजिस्लेशन होती है वो हमेशा चैलेंज हो जाती है। इट्स वेरी डिफिकल्ट कि जी एक कानून नहीं था तो किसी ने कुछ किया तो वो गिल्टी तो नहीं हो सकता, बाद में उसको गिल्टी करार देना। तो ये भी कमज़ोर है गवर्नमेंट का केस। तो जजेस मेरा ख्याल है इस वक्त इसी मूड में है। मेरा ख्याल है चीफ जस्टिस साहब को अब समझ आ गई है कि वो घर जा रहे हैं। अच्छा, और मंसूर अली शाह साहब जो है वो आ रहे हैं। तो जो चीफ जस्टिस साहब हैं उन्होंने अब सोचा कि मेरा ख्याल है वक्त आ गया है कि मैं खड़ा हो जाऊँ, मैं भी आंखें दिखाऊँ अब, क्योंकि अब मुझे उन्होंने बनाना तो है नहीं। और मैं समझता हूँ उन्होंने जाने से पहले कोई धमाका कोई ना कोई जजमेंट ऐसी दे देनी है हुकूमत के ख़िलाफ़ या एस्टैब्लिशमेंट के ख़िलाफ़, अपनी रेपुटेशन को सैल्वेज करने के लिए, उनको बरकरार रखने के लिए, बिकॉज उनके ऊपर काफ़ी पीटीआई ने दाग लगा दिए जी, वो बार बार एतराज़ भी करते रहे पीटीआई। मंसूर अली शाह साहब जो है वो अब आने वाले हैं और देखना हमने ये है कि उनका क्या रवैया होगा। जुडिशरी के अंदर डिविजन्स हैं, आपने ये दो जजेस जो हैं उनकी जो जजमेंट्स आपने पढ़ी हैं कितनी सख्त जजमेंट्स हैं। वो तो ये कह रहे हैं कि जो जजमेंट आई है अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। उन्होंने अपने भाई लोगों को ब्रदर जजेस को कहा दिया कि आपने अनकॉन्स्टिट्यूशनल जजमेंट दी। तो जब मैंने पढ़ी मैंने कहा ये इशारा है पार्लियामेंट को और कि आप करें इसको, आप करें, नई आइन बनाएं। बिल्कुल। अच्छा, काजी फायज ईसा भी तो एक मरहले पर चीफ जस्टिस बनने से पहले पार्लियामेंट के साथ ही खड़े दिखाई देते थे। ऐसे ही होता है जब आपको पार्लियामेंट का सहारा चाहिए हो तो साथ ही खड़े होते हैं। जी ठीक है, ये है फ़र्क वक्त का। वक्त के साथ साथ जज्बात बदल जाते हैं। ब्रेक के बाद शो में साथ देने का शुक्रिया सिर साहब। मदर डेमोक्रेसी बरतानिया, जब भी बात होती है कानून और इंसाफ की बात होती है, वहाँ के निज़ाम की बात होती है कि तनव्वो है वहाँ और हर कौमियत के लिए वहाँ मसावी मौक़े हैं। लेकिन साउथ पोर्ट में होने वाले एक वाक़े के बाद जिसमें फिर गलत फहमी की बुनियाद पर ख़बरें फैलाई गई और फार राइट ने अब तक वहाँ जो कुछ कर दिया है बरतानिया का तमाशा बन गया है। क्या लगता है आपको इसकी बुनियाद में क्या है? देखिए, मैं सरप्राइज़ नहीं हूँ कि ये राइट्स हुए हैं। अच्छा, सरप्राइज हूँ कि इतने बड़े पैमाने पे हुए हैं, ये नहीं कि हुए क्यों हैं। बिकॉज कंजर्वेटिव पार्टी की गवर्नमेंट जो थी वहाँ उनके अपने मिनिस्टर्स ऐसी रेसिस्ट किस्म की बातें कर रहे थे जैसे कि चीप पॉपुलैरिटी गेन करना चाह रहे थे। और वो चीप पॉपुलैरिटी से मुराद ये है कि उनको पता था कि हमारी सोसाइटी के अंदर एक रेसिस्ट एलिमेंट है और वो फार राइट की रिवाइवल हो रही है, सारे यूरोप में भी हो रही है, अमेरिका में भी हो रही है, बरतानिया में भी हो रही है। तो इसलिए उन्होंने इस्लामोफोबिया के ऊपर और एंटी पाकिस्तानी और पाकी बैशिंग जिसे कहते हैं ये किया। मैं थोड़ी सी आपको जल्दी से तारीख बता दूं। अच्छा। ये पाकी बैशिंग जो है ना ये 1960s का फिनोमेनन है। अच्छा। मैं उस वक्त इंग्लैंड में था, पढ़ रहा था लेट 60s में। तो वहाँ भी नेशनल फ्रंट और कंजर्वेटिव पार्टी के अंदर बड़े रेसिस्ट किस्म के लोग थे और ये मगिंग्स होनी शुरू हो गई थी और इस किस्म के हुलिगनिज्म शुरू हो गई थी। मगर फिर माहौल 60s और 70s में काफ़ी रेसिज्म थी, मगर फिर नई जनरेशन एक आई और तालीम भी हुई और फिर ये कम हो गया। अच्छा। और वो जो नेशनल पार्टी थी वो ख़त्म हो गई और लेबर और कंजर्वेटिव्स जो थे वो सेंटर में आ गए। अब ये फिर शुरू हो गया है और आपने देखा ये बरतानिया में लेट आया है। ये पहले तो फ्रांस में, जर्मनी में, फिनलैंड में, इस किस्म की स्वीडन में, इस किस्म की ममालिक के अंदर ये राइट विंग फार राइट जिसे कहते हैं, पहले पुराने ज़माने में इसको फैशिस्ट कहते थे, अब फाशिज्म का लफ्ज़ करते, अब कहते हैं फार राइट। ये बिल्कुल लफ्ज़ी हेरा फेरी है। वो इज़ फैशिस्ट। फैशिज्म के अंदर एथनिसिटी, रेस, दीज थिंग्स आर इम्पॉर्टेंट।
मगर ये मानना नहीं चाहते कि हमारी सोसाइटीज़ बिकम फैशिस्ट सोसाइटीज़। सारी डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन अंडर चैलेंज है। सू ब्रावर्मैन, नाइजल फराज ये सारे कंजर्वेटिव पार्टी के लोग थे और इन्होंने पाकिस्तानियों के ख़िलाफ़ और ब्राउन्स के ख़िलाफ़ ठीक ठाक बकवास की है और जिसकी वजह से ये इनको प्रोवोक किया है राइट को। दूसरी चीज़ ये कि ब्रेक्सिट जो था लोगों ने आज तक उसको एहसास नहीं किया कि ब्रेक्सिट भी इसी किस्म का एक फिनोमेनन था। सबसे पहला एंटी इमिग्रेशन या एंटी माइग्रेशन मूवमेंट यूके में ब्रेक्सिट से हुआ। वहाँ ये कंजर्वेटिव पार्टी ने ये ड्रामा किया कि ये जो लोग आ रहे हैं यूरोप से, ईस्टर्न यूरोप के टूटने के बाद ये जो आ रहे हैं ये हमारी नेशनल हेल्थ सर्विस के ऊपर बड़ा बोझ है, बिकॉज वो हमें फ्री देते हैं हम हेल्थ सर्विस और हमारे पास पैसे नहीं है और ये फ्री लोडर्स आ जाते हैं। हालांकि वो दे वर वाइट बट दे वर फ्रॉम द अदर साइड एंड तो इसी वजह से उन्होंने कहा हम निकलते हैं यहाँ से, हम इनको नहीं फैसिलिटीज़ देंगे, हम यूरोपियंस नहीं बनेंगे बिकॉज ये यूरोपियंस तो हमारे नेशनल हेल्थ सर्विस और हमारी फ्लड कर रहे हैं, यहाँ आके गड़बड़ कर रहे हैं। तो इसलिए मुझे उस वक्त बड़े दुख होता था कि हमारे पाकिस्तानी भाई भी बिल्कुल ब्रेक्सिट के हक में थे क्योंकि उन्हें पता नहीं था कि ये कल को आपके गले पड़ेगी और ये इमिग्रेंट्स जो हैं या ये एंटी इमिग्रेशन बेसिकली और ये डिबेट जो है ये काफ़ी अरसे से चलती रही है वहाँ। उसके अंदर दो पहलू थे उसके, एक में अंग्रेज़ी में कहते थे एसिमिलेशन, दूसरे को कहते थे इंटीग्रेशन। और यूरोपियंस कहते थे कि जो बाहर से आता है वो एसिमिलेट हो जाए हमारी सोसाइटी में, ठीक है, और जो ब्रिटिश थे वो कहते थे एसिमिलेट ना हो इंटीग्रेट हो जाए। एसिमिलेशन से मुराद ये थी कि जज्ब हो जाए जी। जो बाहर से आता है वो अगर फ्रांस में आ गया तो फ्रांसीसी बन जाए, हमारा कल्चर, हमारा मजहब, हमारा बिल्कुल उनमें और हमारे में कोई फ़र्क नहीं होना, अडॉप्ट कर ले सब कुछ अडॉप्ट कर ले। अब अंग्रेज़ कहता था कि नहीं आप अपना रखें, अच्छा अपना कल्चर रखें मगर मिलजुल के इंटीग्रेशन हो जाए। हाँ, मगर अपनी इनफरादियत आपकी रहे लेकिन बाकी चीजें आप अपना लें जो यहाँ रहने के लिए जरूरी है उनको फॉलो करें। यूरोप में फ़र्क था, उन्होंने कहा जी हमारा कल्चर भी फॉलो करें, हमारा जो सेकुलरिज्म है उसको भी फॉलो करें एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। इसीलिए वहाँ रिएक्शन बड़ा आया ना, इस्लामोफोबिया ज़्यादा बढ़ा वहाँ बिकॉज जो लोग यहाँ से गए वो नहीं मानने के लिए थे और वो उन्होंने वही हुआ कि जो टर्की से गए या पाकिस्तान से गए या सोमालिया से गए लोग वो उन्होंने अपने अलग अलग जगह ले ली, वो नेबरहुड्स बना लिए हैं जैसे आप कहते हैं घेटोस, और वो आपस में मिलते थे उठते थे। वहाँ के जो लोकल बाशिंदे थे फ्रांसीसी गोरे उनके साथ कोई आमदोरफ्त नहीं थी, कुछ नहीं था, नौकरी थी बस वो नौकरी की, कोई दोस्ती यारी नहीं की, कोई इंटीग्रेशन नहीं की, कुछ नहीं किया। और यूके के अंदर थोड़ी बहुत इंटीग्रेशन करने की कोशिश की मगर यहाँ भी इंडियंस बेहतर रहे, श्रीलंकन्स बेहतर रहे, पाकिस्तानी बहुत इन्होंने बिल्कुल इंटीग्रेशन नहीं होने दी। और सबसे ज़्यादा जो केसेस हैं नॉन इंटीग्रेशन वो पाकिस्तानियों के हैं, खा वो बच्चियों की शादी के बारे में हो, खा वो अदर कल्चरल थिंग्स लाइक पब्स एंड सो ऑन, और फिर कम्युनिटीज़, मॉस्क्स, मतलब है कि सबसे बड़ा इशू तो यही था। तो मैं ये समझता हूँ कि इसमें हमारी भी कोई गलती है कि हमारे जो लोग जाते रहे वहाँ, दे हैव नॉट बीन वेरी एजुकेटेड, वर्किंग क्लास लोग थे, वो अपनी कम्युनिटीज़ में रहे, उन्होंने दोस्ती यारियाँ नहीं की। बहुत से तो ऐसे थे जिनको अंग्रेज़ी भी नहीं आती थी, वो अगली जनरेशन जो है उन्होंने जाके अंग्रेज़ी सीखी एंड सो ऑन। मगर वो जो घर का माहौल था वो अभी भी वही था, पंजाबी था या पाकिस्तानी था, वहाँ किसी किस्म की कल्चरल इंटीग्रेशन नहीं हुई। तो मैं ये समझता हूँ कि इसकी वजह से अब ये बैकलैश आनी शुरू हो गई है एंड दिस इज़ वेरी डेंजरस। अब मेयर ऑफ लंदन सादिक खान साहब कह रहे हैं कि हम परेशान हैं कि हमने यहाँ सारी ज़िंदगी की, अब हमारे बच्चे जो हैं वो इसे इनसिक्योर फील कर रहे हैं। इसी तरीके के साथ हमजा यूसुफ है जो कि एक फर्स्ट मिनिस्टर रहे हैं स्कॉटलैंड के, वो भी यही कह रहे हैं कि जी मुझे तो लगता है कि अब हम भी नहीं यहाँ उनकी महफूज, वो कहते हैं। तो ये अगर इस किस्म का माहौल हो रहा है तो दिस इज़ टेरेबल बिकॉज ब्रेक्सिट के बाद बड़ा नुकसान हुआ है यूके को लेबर फोर्स की वजह से। और अब अगर ये जो ब्राउन इमिग्रेंट्स हैं जो इधर से आए, इंडिया से आ रहे हैं, इधर से आ रहे हैं, उधर से आ रहे हैं, अगर इनके ऊपर अटैक्स होनी शुरू हो गई तो फिर और भी यहाँ लेबर शॉर्टेजेस हो जाएंगी और भी बड़ी क्राइसिस ऑफ द इकोनॉमी बन जाएंगी। बिकॉज ये जो सारे इमिग्रेंट्स हैं दे प्ले अ वेरी मेजर रोल इन प्रॉपिंग अप द ब्रिटिश इकोनॉमी एंड यूरोपियन इकोनॉमी। इसीलिए तो उनको रखा हुआ है कि बाकी वो काम जो कि गोरे खुद नहीं करना चाहते, वो मेनियल काम जो इनसे करवाते हैं और करते आए हैं अक्सर से। हमारे पास वक्त मुख्तसर है, मेरा ख्याल है ये इसके बहुत से एंगल्स निकल सकते हैं जो मुझे आपसे जानना है, लेकिन प्रोग्राम क्लोज करने से पहले
क्या लेबर पार्टी की गवर्नमेंट कंट्रोल कर पाएगी या वो इमिग्रेशन जो कवानीन है वहाँ के उनको रिवाइज करेंगे, मेरी रिव्यू प्रेडिक्शन करेंगे? है कंट्रोल कर लेगी। अच्छा। लेटेस्ट खबरें ये हैं कि पुलिस को तैयार कर लिया गया था, कुछ 6000 पुलिस को तैयार कर लिया गया था, अदालतें तैयार हो गई थी सेंटेंसेस देने के लिए और दे भी रही थी। स्विफ्ट 24 घंटे के अंदर पकड़ा, दिखाई एविडेंस, जज ने उसी वक्त फारग कर दिया। तो ये राइटर्स को जेलों में डालना शुरू कर दिया। अच्छा। मगर और उन्होंने और भी अपनी सोशल मीडिया के ज़रिए नई डेमोन्स्ट्रेशंस प्लान की हुई थी। आज की खबर ये है कि कोई 160 से ज़्यादा डेमोन्स्ट्रेशंस अक्रॉस द यूके प्लान हुई हुई थी, सारी कैंसिल हो गई। अच्छा। और दिस इज़ अ गुड साइन। और ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर जो नए बने हैं स्टामर, उनकी ट्रैक रिकॉर्ड है, इज़ अ ग्रेट ह्यूमन राइटिस्ट, और वो बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, वो सख्ती करेंगे। मुझे अफसोस इस बात का है, पिछली हुकूमत जो थी जिसके एक इंडियन इमिग्रेंट जो थे वो प्राइम मिनिस्टर बने, और जो उनके जो मिनिस्टर्स थे वो सबसे ज़्यादा रेसिस्ट वही थे और सबसे ज़्यादा फार राइट के स्पोक्समैन। इसीलिए रवांडा भेजने का उन्होंने ऐलान कर दिया था। इसको उन्होंने इस किस्म की जब आप पॉलिसीज बनाएंगे तो आवाम जो है वो तो फिर जाहिर है इसी किस्म की रिएक्शन आएगा ना कि जी वो सही है, फिर इसको करें, हमारे लीडर्स अगर ये कह रहे हैं तो ठीक है। तो अब ये लेबर के ऊपर डिपेंड करता है कैसे इसको कंट्रोल करते हैं। मेरा ख्याल कर लेंगे। चलें, ये खुश आइंद है कि इस तरह की उम्मीद रखी जाए। वहाँ पर जो मुस्लिम कम्युनिटी या अदर कम्युनिटीज़, ब्राउन कम्युनिटीज़, वो भी हौसला अफजा है कि वो मुस्बत पैगाम दे रहे हैं और इस तरह की सरगर्मियों का जवाब उसी तरह की सरगर्मियों से देने के बजाय पॉजिटिव एटीट्यूड का मुजाहरा कर रहे हैं। आने वाले प्रोग्राम्स में इस पर मज़ीद भी बात करेंगे। इजाज़त दें।